तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आप में से लगभग सारे बच्चों ने, जिनको फिजिक्स से थोड़ा बहुत प्यार रहा हो, वास्ता रहा हो, उन्होंने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, ठीक है। बट हम आपको बता दें कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो स्टार्टिंग 2 क्लास होने वाला है वो काफ़ी टफ होने वाला है, हम आपको पहले ही बता देते हैं, है ना। लेकिन 2 क्लास के बाद आपको समझ में आएगा कि हम इसको इतने डिटेल में क्यों ले गए, ठीक है। इतने डिटेल में आपको जनरली कहीं नहीं मिलने वाला, इसीलिए काफ़ी डीप जाने वाले हैं हम लोग, और इसको समझने में काफ़ी तकलीफ़ होने वाली है ना। लेकिन जब ये 2 क्लास ख़त्म हो जाएगा तब आपके समझ में आएगा कि ये इतना तकलीफ़ लेने का रीज़न क्या था। कोई दिक्कत? और ऐसा नहीं कि आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आपको अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। आप मतलब खोल के मत रख देना कहीं पर, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि तकलीफ़ होगी, है ना। अच्छा, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स चैप्टर में, हम इस चीज़ पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे कि ये मोशन किसके कारण हो रहा है। हम सिर्फ मोशन की ज्योमेट्री के समझने की कोशिश में थे कि पार्टिकल का पाथ कैसा है, पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कितना है, वेलोसिटी कितनी है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना। बट ये पार्टिकल का जो एक्सेलेरेशन है वो क्यों हो रहा, ये पार्टिकल का जो मोशन है वो क्यों हो रहा, इस कॉज को समझने की कोशिश हम लोग कर ही नहीं रहे थे। अब जो हमारा बेसिक फंडा होगा वो इसी चीज को समझने का होगा कि मोशन के पीछे का कॉज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एक टर्म, एक बात आती है, दैट इज फोर्स। बताओ फोर्स क्या है। तो आप डेफिनेशन बोलोगे कि पुश और पुल। अगेन हम बोलेंगे कि आपका डेफिनेशन गलत है, ठीक है। अधिकतर जगहों पे लिखा होता है कि फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन व्हाटएवर। बट असल में पुश या पुल ये तो फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। पुश या पुल क्या बता रहा है, तो ये तो फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है भाई। ये थोड़ी बता रहा है कि ये फोर्स है क्या, है ना। अगर आप थोड़ा सा एनालिटिकली इस बात को सोचो कि पुश और पुल, पुश का मतलब धक्का देना होता है और पुल का मतलब खींचना होता है, तो ये तो आपको बता रहा है धक्का का डायरेक्शन किधर है, आपसे दूर या आपकी तरफ, है ना। तो अगर फोर्स की बात करें तो बोल सकते हैं कि नेचर में 4 ही तरह के फोर्स, या ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स के 4 कॉज हैं। कितने? 4 कॉज हैं, या बोल सकते हैं कि फोर्स 4 तरह के होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, ठीक है। अगर आप हमसे पूछो कि सर फोर्स क्या होता है, तो फोर्स का जो डेफिनेशन हम देना चाहेंगे, या अच्छी किताबों में जो फोर्स का डेफिनेशन होता है, अगर आप वो समझना चाहते हो तो उसका न्यूक्लियस के बाहर की बात कर रहे हैं, अभी हम न्यूक्लियस में नहीं जाते। तो फोर्स के यही 4 कॉज हैं, या यही 4 टाइप हैं फोर्स के, ठीक है। जिसमें से इन दोनों की बात हम लोग बिल्कुल नहीं करने वाले। इन दोनों की बात हम लोग करेंगे जब हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे IIT JEE के रिलेवेंस में। लास्ट टॉपिक होगा मॉडर्न फिजिक्स, जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स की बात स्पेशली उसमें कर रहे होंगे, तब हम इन दोनों फोर्स के बारे में बात करेंगे। अब बोलोगे ऐसा क्यों, तो ये दोनों फोर्स का जो रेंज होता है, मतलब जहाँ तक इनका इफेक्ट होता है,
ये बहुत छोटा होता है, ये लगभग 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। इन फोर्स का रेंज कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर, न्यूक्लियस के साइज का ही होता है ना। तो ये भले ही हों, बिल्कुल हैं, ये दोनों फोर्स बिल्कुल हैं, बट न्यूक्लियस के बाहर इनका इफेक्ट नहीं है ना। तो अभी हम लोग न्यूक्लियर लेवल पे बात कर भी नहीं है, न्यूक्लियस के लेवल पे बात कर भी नहीं रहे। हमको न्यूक्लियस में जाके पुली नहीं टांगना, ठीक है, हमको न्यूक्लियस में जाके कार नहीं चलाना, ठीक है, या न्यूक्लियस में हम दौर नहीं लगा रहे, इसलिए हम लोग न्यूक्लियर लेवल पे बात नहीं कर रहे। इसकी बात करेंगे जब लास्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। बस अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो फोर्स का सिर्फ दो कॉज है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। न्यूक्लियस के बाहर फोर्स का दो ही कॉज है, या ऐसे बोल सकते हो दो ही तरह के फोर्स है। फोर्स का दो ही कॉज है या दो ही रीजन है, फोर्स का दो ही कारण है। कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब अगर बात करें कि फोर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे आउटसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तो बात ही नहीं कर रहे, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज बेसिकली मास मास इंटरेक्शन और चार्ज चार्ज इंटरेक्शन। एक चार्ज दूसरे चार्ज से जिस फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू इंटरेक्ट करता है वही क्या है? फोर्स। या एक मास दूसरे मास से जिस फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू इंटरेक्ट करता है वही क्या है? फोर्स, है ना। तो फोर्स का बेसिक डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं चार्ज चार्ज और मास मास इंटरेक्शन। मतलब एक मास है और ये दूसरा मास m1 m2, इस मास को इस मास के होने का पता फोर्स के कारण चलता है। इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वही क्या है? फोर्स है। उसी तरह दो चार्ज चार्ज का इंटरेक्शन, एक चार्ज को दूसरे चार्ज के होने का जो पता चलता है वही क्या है? फोर्स, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं मास मास इंटरेक्शन और चार्ज चार्ज इंटरेक्शन इज द ओनली टू कॉज ऑफ फोर्स आउटसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर फोर्स का दो ही कारण है, मास मास इंटरेक्शन, चार्ज चार्ज इंटरेक्शन। मास मास इंटरेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पर वेक्टर साइन लगा रहे हैं क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसे अभी वेक्टर से आपको घबराना नहीं है। तो ये होता है G m1 m2 by r² r कैप, वेयर r कैप इज द डायरेक्शन। कोई दिक्कत? पक्का माइनस साइन भी लगा देते हैं, ये बताता है कि फोर्स एट्रैक्टिव है। सुने हो आप लोग, है ना। अगर इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें सिंपली, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है G m1 m2 by r², ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम जब भी बोलते हैं तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात नहीं करता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों की बात कर रहा होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो या मैग्नेटिक फोर्स, दोनों जस्ट एन इफेक्ट ऑफ चार्ज चार्ज इंटरेक्शन, दोनों चार्ज चार्ज इंटरेक्शन का ही रिजल्ट है ना। ये मत सोचना है कि चार्ज चार्ज इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स होता है और मैग्नेट के लिए कुछ अलग होता है, दोनों बेसिकली चार्ज चार्ज इंटरेक्शन ही है। कैसे है, क्यों है, इसके डिटेल में हम लोग क्लास 12th में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे होंगे तब बात करेंगे, है ना। तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सबसे जो स्पेशल केस है, जब दो चार्ज रेस्ट पे होते हैं तो वो जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उनके बीच जो फोर्स होता है वो कूलम्बिक फोर्स होता है, उसको कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। एंड दिस इज गिवन एज K(Q1 Q2 by r²। ये 9th में आप लोग पढ़े हो इसलिए हम ये लिख रहे हैं, है ना।
दो चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर Q रिप्रेजेंट चार्ज, R रिप्रेजेंट सेपरेशन बिटवीन देम एंड K इज कांस्टेंट। ठीक है, और यहां पे G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास और दोनों के बीच का सेपरेशन। तो न्यूक्लियस के बाहर हम बार बार एक चीज बोले, न्यूक्लियस के बाहर फोर्स का दो ही कारण है, या तो मास इंटरेक्शन या चार्ज चार्ज इंटरेक्शन। मास इंटरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज चार्ज इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इसके काफी डिटेल में हम लोग क्लास 12th में जाएंगे कि कैसे मैग्नेटिक फोर्स भी चार्ज चार्ज इंटरेक्शन ही है। और उस चार्ज चार्ज इंटरेक्शन का एक स्पेशल केस, जब दोनों रेस्ट पे होते हैं तो उनके बीच कितना फोर्स लगता है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, विच इज कॉल्ड कूलम्बिक फोर्स। कोई दिक्कत, बट है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आउटसाइड न्यूक्लियस वी हैव ओनली टू कॉजेस फॉर फोर्स, वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अनदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स का डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलोगे कि फोर्स इज बेसिकली चार्ज चार्ज इंटरेक्शन और मास इंटरेक्शन। कोई दिक्कत, यहां तक की बातों को अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करो। तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आउटसाइड न्यूक्लियस देयर इज ओनली टू कॉजेस फॉर फोर्स, वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अनदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बस दो ही कारण। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं वो बोलेंगे नहीं सर हम तो बहुत सारा फोर्स पर हैं सर, वेट होता है, टेंशन होता है, नॉर्मल होता है, फ्रिक्शन होता है ना, मस्कुलर फोर्स होता है। अब तो दो ही बता रहे हो। तो ध्यान से सुनो, जो आपको ये सिखा रहा या तो वो आपको कंफ्यूज कर रहा, ठीक है, या उसको खुद नहीं आता। ठीक है, फोर्स दो ही तरह के आउटसाइड न्यूक्लियस। जब भी मास दूसरे मास से इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे हमको एज होल अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमको ये टेबल, मेरे सामने टेबल है मान लो, है, मानने का क्या है, ठीक है, तुमको दिख नहीं रहा, वो हमको पुल कर रहा है, हम उसको पुल कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आप बोलोगे टेबल आपकी तरफ क्यों नहीं आता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो छोटे लेवल पे होता है, जहाँ पे मास छोटे होते हैं, तो उनके बीच का फोर्स काफ़ी छोटा होता है। रीजन बीइंग, अगर आपको याद होगा, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका ऑर्डर देखो, काफ़ी छोटा है ना। तो इनका इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है कब, जब आप प्लैनेटरी लेवल पे चले जाते हो, है ना। तो प्लैनेट्स के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ह्यूज होता है, क्योंकि प्लैनेट्स का मास काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा, बस आपको पता नहीं चल पा रहा। क्यों, क्योंकि आपका मास इतना सा इसके साथ, उसमें पुट करके देख लो, 1-1 kg, 100-100 kg, है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर फिर भी तो धीरे धीरे तो मूव करना चाहिए। भाई उसको बैलेंस करने के लिए 1000 फोर्स अवेलेबल है। आपके सामने टेबल पर आया तो उस पर फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा ग्राउंड से, जो उसको आपकी तरफ आने नहीं दे रहा, या आपको उसकी तरफ जाने नहीं दे रहा। समझ में आया, इन चीज़ों पे बात करेंगे। अब आप बोलोगे सर हमने सुना ये टेंशन का फोर्स होता है रस्सी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। रस्सी में जो टेंशन है वो मॉलिक्यूल्स के बीच, जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड है उसके कारण क्रिएट होता है। आप अभी इतना समझ लो। और जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ना, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। आप चेयर पे बैठे हो, धरती माता आपको नीचे खींच रही है, आप गिर क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि चेयर आप पे नॉर्मल लगा रहा। अगर आपने सुना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शन, उसका भी बेसिक ऑरिजिन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। ये जो आपका मस्कुलर फोर्स है, आपके मसल्स जो फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेच होते हैं या कंप्रेस होकर फोर्स लगाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि उसके एटम्स आपस में जो बॉन्ड से बंधे हुए हैं वो कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे जो फोर्स डोमिनेंट है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और बाकी जो भी फोर्स आपको दिख रहा है वो कौन सा है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चीज समझ में आ रही? तो ये जो आप बोलते हो ना टेंशन, नॉर्मल, ये सब 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है कि नहीं है? तो outside nucleus we have only two causes for the force. We have only two causes for the force. One is gravitational force and another is electromagnetic force. बात समझ में आई? बाकी सारे फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही रूप होगा अलग अलग। पक्का इसको अच्छे से अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था ये। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख लो। आउटसाइड न्यूक्लियस वी हैव only two causes of force. One is gravitational and second is electromagnetic। ठीक है, इन दोनों फोर्स को थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो मास के बीच में लग रहा होता है, m1 m2 और इनके बीच का डिस्टेंस r। ठीक है, तो ये जो आपस में फोर्स लगा रहे होते हैं वो फोर्स होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर, वेयर r इज द सेपरेशन बिटवीन दीज मासेस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो सबसे बेसिक, जो सबसे स्पेशल केस है कूलम्बिक फोर्स, उसकी बात करें Q1 Q2 R, तो ये जो फोर्स होता है ये होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, आपका चाहे मास हो या चार्ज, ध्यान से सुनो, चाहे मास हो या चार्ज हो, दोनों का दोनों फिजिकल क्वांटिटी फ्रेम इंडिपेंडेंट है। फ्रेम इंडिपेंडेंट। फ्रेम क्या होता है? ऑब्जर्वर, है ना? तो दोनों ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता कि आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए मास और चार्ज का वैल्यू सेम होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या एब्सोल्यूट, है ना? जैसे मोशन कैसा क्वांटिटी है? रिलेटिव, है कि नहीं? चार्ज और मास कैसा क्वांटिटी है? एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, फ्रेम इंडिपेंडेंट है ना? हम लोग रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे, जहां पे कि मेरा स्पीड लाइट के स्पीड के कंपेरेबल है, अभी वहां पे नहीं जा रहे। हम लोग का दायरा न्यूटोनियन मैकेनिक्स तक सीमित है। तो उस केस में चार्ज तो वैसे रिलेटिविस्टिकली भी इनवेरिएंट होता है, क्लास 12th में थोड़ा बहुत बताएंगे इसके बारे में। तो अभी मान के चल रहे कि दोनों का फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक न्यूटोनियन मैकेनिक्स का सवाल है तो दोनों पे फ्रेम का बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन, ये फ्रेम इंडिपेंडेंट है कि फ्रेम पे डिपेंड करता है? सोच के बताओ। दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन फ्रेम इंडिपेंडेंट है कि फ्रेम पे डिपेंड करता है? फ्रेम इंडिपेंडेंट। ठीक है, बिल्कुल। इस पॉइंट का पोजीशन फ्रेम पे डिपेंड करता है, इस पॉइंट का पोजीशन फ्रेम पे डिपेंड करता है, लेकिन दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन या लेंथ फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। काइनेमेटिक्स में खूब डिटेल में इस पे बात हम लोग कर चुके हैं। तो ये भी मेरा कैसा क्वांटिटी? फ्रेम इंडिपेंडेंट या एब्सोल्यूट क्वांटिटी। फ्रेम इंडिपेंडेंट या एब्सोल्यूट क्वांटिटी। कोई दिक्कत? और आपका K और G ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना?
जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और के आपका कूलम कांस्टेंट, ठीक है। ये भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो? अगर आप ध्यान से देखो तो हम आपको बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के बाहर फोर्स दो ही कारण से हो सकता है, चार्ज चार्ज इंटरेक्शन या मास मास इंटरेक्शन, ठीक है। मास मास इंटरेक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज चार्ज इंटरेक्शन का सबसे बेसिक जो फॉर्म है वो कूलम्बिक फोर्स। ध्यान से देखो तो अगर इन चीजों पे आप गौर करो तो आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? ना तो ये क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड कर रहा, ना तो ये फ्रेम पे डिपेंड कर रहा और ना ही ये। यानी जो फोर्स है वो इन्हीं दोनों के कारण आ रहा, कोई सा भी फोर्स हो उसका बेसिक ओरिजिन इन्हीं दोनों के कारण है। और अगर आपका ओरिजिन ही फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, जो फोर्स का बेसिक ओरिजिन है जहां से फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है? बिल्कुल। तो यहां पे आप लिख लो फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। फोर्स बिल्कुल भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर बोले कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है, अभी आपको नहीं पता है ना, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मेरे हाथ का फोर्स लग रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है हर ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा? सेम। कौन सा फोर्स लग रहा है अभी उस पर डिटेल में नहीं जाते, बट इस पे लगने वाला फोर्स ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी भी वही बताएगा जो स्पेस में कहीं और बैठा हुआ है, या जो मूव करते हुए प्लेन में बैठा हुआ है, या जो एक्सेलरेट करते हुए लिफ्ट में बैठा हुआ है। हर आदमी इस पे लगने वाला फोर्स क्या बताएगा? सेम बताएगा। क्योंकि जो इस पे लगने वाला फोर्स है, जो फोर्स है वो फ्रेम पे डिपेंड करता ही नहीं है, उसका फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है ना। तो फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। बड़े बड़े अक्षर में हो सके तो एक पूरे पेज में लिख लो, फोर्स इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी। फोर्स इज एब्सोल्यूट, फोर्स इज एब्सोल्यूट। कोई दिक्कत? तो यहां तक जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से। और बहुत सारी चीज़ें जो हम बोलते गए हैं अपने लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, बंगाली, जो भी आपको आता है उसमें नोट डाउन करो, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए। तो आज हम पहले आपके दिमाग में ढेर सारा डाउट क्रिएट करने वाले हैं, तो घबराइएगा मत, क्योंकि हर एक डाउट आपके लिए कॉन्सेप्ट का एक पिटारा खोलने वाला है ना। तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, है ना। क्राइम पेट्रोल, मतलब हमको कोई पैसा नहीं मिला उसका ऐड करने का, ठीक है, हम ऐड भी नहीं कर रहे, तो मतलब दिमाग खोल के रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बताओ, अभी एक चीज़ हम डिसाइड कर लिए हैं कि फोर्स इज एब्सोल्यूट, ठीक है, डिसाइडेड है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लिया। भूल जाते हैं फोर्स को थोड़ी देर के लिए। ऐसे एक कहानी सुन रहे, एक नई कहानी सुनाते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं क्वांटिटी, जिसको हम लोग बहुत दिन से पढ़े आ रहे हैं। ये क्या है? क्या ये फ्रेम पे डिपेंड करता है? क्या एक्सेलरेशन फ्रेम पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। एक्सेलरेशन फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर आपको रिलेटिव मोशन याद है, अगर आपको रिलेटिव मोशन याद है तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि हम रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालते थे। ग्राउंड से कुछ और एक्सेलरेशन दिखता था, किसी और फ्रेम से कुछ और एक्सेलरेशन दिखता था, और डिटेल में भी आते हैं इस पर, ठीक है। तो हम लोग बात करें कि एक्सेलरेशन फ्रेम पे डिपेंड करता है। जो बच्चे काइनेमेटिक्स की क्लास नहीं लिए हो वो भी थोड़ा बहुत समझ सकते हो, ध्यान से सुनना। ये चौक है, ठीक है,
चौक ही है, इसको छोड़ देते हैं। इसका एक्सेलेरेशन कितना, 10 नीचे की तरफ, या जी जो भी बोलते हो नीचे की तरफ, ठीक है। कैसे फ्रेम पे डिपेंड करता है ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। 2 चौक है, दोनों को एक साथ पकड़ता है। अब की बार मेरा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे नहीं है, मेरा ऑब्जर्वर इस दूसरे चौक पे, ठीक है, मेरा ऑब्जर्वर दूसरे चौक पे। अब दूसरे चौक वाले, अब दूसरे चौक पे आप आदमी नहीं बिठा सकते, चींटी तो बिठा सकते हो ना, तो चींटी है। दूसरे चौक को यानी चींटी को पहले चौक का एक्सेलेरेशन कितना दिखेगा, कैसे? पहले ये चौक यहां था चींटी वाला, और ये चौक यहां इसके था बगल में, इस पर चींटी नहीं, छोरे कुछ देर के बाद, अच्छा ग्राउंड से तो दोनों का एक्सेलेरेशन सेम दिख रहा है जी, तो कुछ देर बाद ये अगर यहां आ गया चींटी वाला चौक, तो ये भी यहां आ जाएगा, है ना। चींटी क्या बोलेगा, अरे पहले भी मेरे बगल में था, अभी भी मेरे बगल में। यही कहानी पूरे नीचे तक चलेगी। मतलब चींटी हमेशा बोलेगा कि दूसरा चौक तो रेस्ट पे है, मतलब चींटी के हिसाब से दूसरे चौक का एक्सेलेरेशन 0, ग्राउंड वाले के हिसाब से दूसरे चौक का एक्सेलेरेशन 10। क्या एक्सेलेरेशन फ्रेम पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। क्या फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। तो लिखो एक्सेलेरेशन कैसा क्वांटिटी, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। एक्सेलेरेशन इज फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। अलग अलग फ्रेम के लिए सेम चीज का एक्सेलेरेशन अलग अलग हो सकता है। और तो और ये कैमरा मेरे सामने पड़ा हुआ है, अगर हम खुद को एक्सेलेरेट कर ले तो ये कैमरा भी एक्सेलेरेट करता हुआ दिखेगा, है ना। तो एक्सेलेरेशन कैसा क्वांटिटी, फ्रेम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम पे। मतलब फ्रेम एक्सेलेरेशन का कॉज हो सकता होता है। कोई दिक्कत? यहां तक की बात को नोट डाउन करें। तो यहां से क्या चीज समझ में आया कि फ्रेम कैन बी द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। फ्रेम के कारण भी एक्सेलरेशन हो सकता है कि नहीं। जैसे एक आदमी लिफ्ट से ऊपर जा रहा है एक्सेलरेट करता हुआ, है ना, तो उसको ग्राउंड पे रखा हुआ चीज एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा, भले ही ग्राउंड वाले को ग्राउंड वाला एक्सेलरेट करता हुआ नहीं दिखे। कोई दिक्कत? तो फ्रेम कैन बी द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? मतलब फ्रेम किस पे, सॉरी एक्सेलरेशन फ्रेम पे डिपेंड करता है। आप बोलोगे सर ये कौन सा न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहा है? किताब खोलते हैं तो पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, क्वेश्चन लगाना शुरू, है ना। हम हर चीज आपको डिटेल में बताएंगे, और फिर हम आपको ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ भी पढ़ा रहे हैं। जो बेसिक किताब हम लोग फॉलो करने वाले हैं HC वर्मा, है ना, अगर हम इस डिटेल में नहीं जाएं तो उसका पहला या दूसरा सवाल आपसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढ लेना, है ना। इसीलिए हम इतने डिटेल में जा रहे हैं। कोई दिक्कत? चलो, तो फोर्स एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन फ्रेम पे डिपेंड करता है। चलो, फाइनली हम लोग न्यूटन्स लॉ स्टार्ट कर, है ना, लेकिन सेकेंड लॉ से स्टार्ट करें। क्या मजाक करते हो? हाँ बिल्कुल, हम लोग सेकेंड लॉ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। क्या बोलता है? सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, है ना। फोर्स के लगने से एक्सेलरेशन हो रहा है, इस चीज को समझिएगा। ये कॉज है और एक्सेलरेशन इफेक्ट है। समझ में आया? फोर्स क्या है? कॉज। तो हम इक्वेशन के एक साइड सारा कॉज लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कॉज। और इसके कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज द एक्सेलरेशन। इसको दूसरे साइड लिख रहे हैं। ये क्या है?
इफेक्ट। ठीक है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। ma फोर्स नहीं है, ma फोर्स नहीं है, ma क्या है? इफेक्ट। एक्सेलेरेशन क्या है? इफेक्ट। ये याद रखिएगा। इसीलिए अच्छी किताबों में इसका एक और वर्जन जो ज़्यादा फिजिक्स के हिसाब से ज़्यादा सुटेबल है, मैथ्स के हिसाब से ये भी ठीक है ना, बट फिजिक्स के हिसाब से जो ज़्यादा सुटेबल हमको लगता है वो वर्जन है एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ये इफेक्ट है और ये कॉज है ना। ma फोर्स नहीं है, ma फोर्स नहीं है, लिख लो। ठीक है, मास इंटू एक्सेलेरेशन फोर्स नहीं है। ठीक है, फोर्स का दो ही कॉज है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मास इंटू एक्सेलेरेशन इज नॉट अ फोर्स, दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक्सेलेरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। मैथ्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सही है, ये भी सही है, पर फिजिक्स में फर्क पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कॉज है और कौन इफेक्ट है। अगर आप इस चीज को, इस डिफरेंस को नहीं समझते हो तो ब्लंडर हो जाएगा। कैसे होगा समझाते हैं। जैसे आप लिख देते हो कि m इक्वल टू एफ बाय ए। ठीक है, मैथ्स के हिसाब से ये भी सही है, बिल्कुल। आपको फोर्स दिया हुआ है, पार्टिकल का एक्सेलेरेशन पता है, तो मास के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। लेकिन अगर आप सिंपली इसको देखते हो और ये कंक्लूजन निकालते हो कि देखो भाई फोर्स बढ़ाओ मास बढ़ेगा, है ना, तो आपको पता रहना चाहिए कि मेरे इक्वेशन में कौन कॉज है और कौन इफेक्ट है ना। मैथ्स में कोई फर्क नहीं है, इसमें और इसमें सब सेम है। उसको कोई मतलब नहीं कि भाई m क्या है, f क्या है और a क्या है। f का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू पुट करो, m मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, बट आपको ये अंतर पता होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसा ही खतरनाक कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। फोर्स बढ़ाओ मास बढ़ेगा, किसी चीज को जोर से धक्का लगाओ 20 किलो का 50 किलो का हो जाएगा, है ना। आप दुबले हो, खींच के एक लात मारेंगे आपको तो आप 200 केजी के हो जाओगे, नहीं होता है ना। तो इस हॉरेंडस कंक्लूजन से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है ना। तो एक्सेलेरेशन इज द इफेक्ट एंड फोर्स इज द कॉज। इस चीज को, इस डिफरेंस को समझिए पक्का। एंड ma इज नॉट अ फोर्स, ma फोर्स नहीं है। आगे चले तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोल रहा है? नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा पहला कंफ्यूजन नॉट कंक्लूजन, कंफ्यूजन जो हम आपके दिमाग में लाना चाहते हैं, बिल्कुल उसको क्लियर भी हम ही करेंगे, परेशान नहीं होना। आप बताओ, अगर सोचा जाए, माना जाए तो आज तक दुनिया में सबसे जीनियस आदमी जो पैदा हुआ है उनमें से एक न्यूटन है। ठीक है, तो उनके काम में तो गलती नहीं है, ऑब्वियसली गलती आपके सोच में है। उसी को हम खत्म करना चाह रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, पहला जो कंफ्यूजन हम क्रिएट करना चाहते हैं वो ये है कि फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। इस बॉडी पे, कोई एक बॉडी है, इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, मान लो हर फ्रेम से दिखने वाला, हर फ्रेम का ऑब्जर्वर यही फोर्स दिखाएगा, अरे दिखाएगा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन में यही चीजें फिट करेगा। चाहे हम करें या किसी दूसरे फ्रेम में, लिफ्ट में जाता हुआ आदमी है, कार में जाता हुआ आदमी है, हर आदमी फोर्स तो यही फीड करेगा। मतलब ये साइड तो फिक्स हो गया, जब तक कि इस पे नया फोर्स नहीं लग रहा। तो मान के चल रहे हैं कि इस पे फोर्स फिक्स है, कोई दिक्कत, तो ये साइड तो मेरा फिक्स हो गया पक्का। इस साइड पे गौर करते हैं, मास तो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। अगेन मास का फ्रेम से कोई लेना देना
नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन फ्रेम पे डिपेंड करता है। हम कुछ अलग एक्सेलरेशन बताएंगे, कार वाला कुछ अलग एक्सेलरेशन बताएगा, लिफ्ट वाला कुछ अलग एक्सेलरेशन बताएगा। मतलब इस साइड का वैल्यू होगा फिक्स और इस साइड का वैल्यू चेंज हो रहा होगा। नहीं समझ में? अगर फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है तो एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाला सारा फोर्स हर फ्रेम से सेम दिखेगा। मतलब ये वाला क्वांटिटी तो हर फ्रेम से सेम दिखेगा, बट ये फ्रेम पे डिपेंड करेगा क्या? अब आप ही बताओ, एक चीज फिक्स है और एक चीज बदल रहा है ना? अरे है कि नहीं? मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ में कुछ तो गड़बड़ है। पहला कारण यह हो सकता है, या न्यूटन के सेकंड लॉ में कुछ ऐसा चीज है जो आपको पता नहीं। दूसरा कारण यह हो सकता है, और पहला कारण होने की संभावना नहीं। ऑब्वियसली दूसरा कारण है कि आप पढ़ तो लेते हो किताबों में, हाँ F=ma खत्म, मजा आ गया, न्यूटन सेकंड लॉ, है ना? बट कभी सोचने की कोशिश किए हो ऐसे कि भाई फोर्स का फ्रेम से कोई लेना देना नहीं और एक्सीलरेशन फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट और बदल रहा है ना? अलग अलग फ्रेम से अलग अलग एक्सीलरेशन दिखेगा, तो ये वाला क्वांटिटी तो फिक्स्ड है। अब किसी अलग फ्रेम से कोई ऑब्जर्वर अलग एक्सीलरेशन बता रहा है, दूसरे फ्रेम का ऑब्जर्वर अलग बता रहा है, तीसरे फ्रेम का ऑब्जर्वर अलग बता रहा है। समझ में आ रहा है हम बोलना क्या चाह रहे है ना? तो कभी मान लो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो कभी फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। एक फ्रेम से एक्सेलरेशन 4 आ रहा है, किसी से 6 आ रहा है, किसी से 8 आ रहा है, वैल्यू पुट कर रहे हो और उसका वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू फिक्स होना चाहिए। आप यही बोलना चाह रहे हो ना? अब बोलोगे सर मास भी बदल रहा होगा। अबे मास फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये भी फिक्स है। आप खुद सोचो, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं सिंपली ऐसे लिखते हैं वन डायमेंशनल केस में, तो A बराबर F/m, अब ये भी फिक्स ये भी फिक्स, तो ये कैसे बदल सकता है? बट ये तो फ्रेम पर डिपेंड करता है। अलग अलग फ्रेम से एक क्या दिखेगा? अलग अलग दिखेगा। अरे दिखेगा ना, वो तो डिपेंड करेगा कि उस फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या। बात समझ में आ रही है? तो पहला कंफ्यूजन, सिग्मा F=ma में पंगा कहां, कि इस इक्वेशन में गलती कहां, या फिर इस इक्वेशन को समझने में जो गलती है वो कहां? ठीक है, इस इक्वेशन को समझने में जो गलती है वो कहां? कंफ्यूजन नंबर 1 नोट डाउन करें। ठीक है, कि इस इक्वेशन में पंगा कहां है, या इस इक्वेशन को समझने में जो गलती है वो कहां है? दूसरा, अब चलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ पे। बताओ क्या होता, जो आपको आता बताओ। सर ए बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एंड अनटिल सब्जेक्टेड टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। यही पढ़ते हो ना, कि अगर कोई बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनो, इसका मतलब यही है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। अरे मतलब अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, ये कहना चाहते हो ना? यानी इसको अगर मैथमेटिकली लिखे तो हम ऐसा लिखेंगे, इफ सिग्मा F बराबर 0 दैट इंप्लाइज एक्सेलरेशन बराबर 0। अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ यही है तो मेरे हिसाब से ये अलग लॉ ही नहीं है। इसमें 0 पुट करके देखो ना, इसमें F को 0 पुट कर दो तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0। ये कौन सा जादू? फिर इसको लॉ बोलने की जरूरत क्या है? मैथ्स में इसको क्या बोलते हो? कोरोलरी, कोरोलरी बोलते हो ना, तो ये अलग से लॉ क्यों बन गया? बात नहीं समझ में आई, फिर से सुनना। फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा, कि बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी
अनलेस एंड अनटिल सब्जेक्टेड टू ए नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो रेस्ट का रेस्ट पे रहेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा, मतलब एक्सेलेरेशन जीरो होगा, मतलब ये है ना। तो इसको अलग से लॉ बनाने की क्या जरूरत है, और अलग से नहीं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड बोलना है ना, जबकि इसमें जीरो पुट करने पे वो आ जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर लॉ बना भी रहे हो स्पेशल केस में तो ये फर्स्ट वो सेकंड होना चाहिए। कंफ्यूजन समझ में आ रहा है? कंक्लूजन तो कल दें, अभी पहले कंफ्यूजन समझो। बहुतों को तो कंफ्यूजन ही समझ में नहीं आता है ना, इतना समझाने के बाद भी उनको कंफ्यूजन नहीं होता है ना। ये मैं सोच रहा हूँ बहुत ब्रिलियंट है, बस ये समझ लो कि कुछ है ही नहीं, है ना। तो आई होप आपको आपका कंफ्यूजन समझ में आ रहा है। दो डाउट आपके सामने रख रहे हैं। पहला, फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, एक्सेलेरेशन फ्रेम पे डिपेंड करता है, तो ये इक्वेशन कैसे वैलिड है। और दूसरा अलग से फर्स्ट लॉ की जरूरत ही क्या हो रही है, अलग से फर्स्ट लॉ की जरूरत ही क्या हो रही है ना। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी कंफ्यूजन से स्टार्ट करके अपने कंक्लूजन तक जाएंगे, है ना। तो कुछ बच्चे जो न्यूटन्स लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आई होप इस क्लास के बाद आप इन लॉज को और अच्छे से अप्रिशिएट करोगे और आप सोचोगे कि सच में इतना डीप तो हम कभी गए ही नहीं, कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करी, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने डिटेल में आपको बता रहे होते हैं, ठीक है। ये हम अपना मतलब वो क्या बोलते हैं, प्रशंसा नहीं कर रहे, सच्चाई बता रहे। ये नहीं बोलते कि हम अकेले हैं, है ना, हम भी किसी से सीखे हैं, ठीक है। बट सिर्फ फ्यू आदमी हैं जो जेईई का प्रिपरेशन करवा रहे हैं और आपको इतने डिटेल में, इतने डीप में सोचने की आदत डलवाते हैं, है ना। देयर आर पीपल, हमसे भी बहुत अच्छे आदमी, है ना। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बस ये समझा रहे हैं कि अगर आपको जेईई का प्रिपरेशन करना है तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना हो, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, आप न्यूटन्स के लॉ को और अच्छे से अप्रिशिएट कीजिएगा जब आप नेक्स्ट क्लास अटेंड कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।